काल यानी कि समय। और समय का एक चक्र होता है। हर किसी चीज की एक वक्त निर्धारित होती है जिसे आज तक कोई मात नहीं दे सकता। इस समय के चक्र के संतुलन के लिए कालवीर को नियुक्त किया गया है। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। हमारे एक पंडित जी जो समय को मात देना चाहते हैं, और कालवीर जो समय का संतुलन बनाए रखता है। उसे पता है होनी को कोई नहीं टाल सकता। आज वर्षों बाद अपने पुराने मित्र से मिलना है। समय ने उसे कैसा बना दिया होगा। पंडित जी धीरे धीरे चलने लगते हैं। तभी एक अंधेरे कोने से एक लंबा और साया सा दिखने वाला आदमी निकलता है। नमस्कार पंडित जी, क्या आप मुझे अपने सफर में साथ दे सकते हो? क्यों नहीं, वैसे तुम कौन हो? मुझे कालवीर कहते हैं। मेरे साथ चलने में आपको कोई हानि नहीं होगी, शायद आपको कुछ लाभ ही हो। दोनों गांव में प्रवेश करते हैं। चारों ओर सन्नाटा है, ठंडी हवा बह रही। तभी कालवीर कहता है, आप आगे बढ़िए, मुझे ये कुछ कार्य है। पंडित आगे बढ़ता है। तभी गांव में एक हाहाकार मच जाता है। अरे, एक भैंस ने हमारे एक आदमी को मार डाला। पंडित जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, कालवीर धीरे धीरे चलता हुआ उसकी तरफ आता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। चले पंडित जी, हाँ चलो। जैसे ही वे दूसरे गांव के पास पहुंचते हैं, कालवीर एक क्षण के लिए रुकता है और कहता है, आप आगे बढ़िए, मैं यहाँ अभी कुछ काम निपटा कर आता हूँ। कालवीर के जाते ही गांव में अचानक आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, पूरा गांव जल रहा है। पंडित जी अब समझ चुके हैं कालवीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम कौन हो? जहाँ भी जाते हो वहाँ कोई अनहोनी क्यों हो जाती है? मैं यमदूत हूँ, तारहारने मेरा कार्य है। पंडित जी पीछे हटते हैं। उनका चेहरा डर और अनिश्चय से भर जाता है। अगर तुम यमदूत हो तो यह बताओ, अगली मृत्यु किसकी होगी? तुम्हारे उस मित्र की जिसने मिलने तुम चाह रहे हो। पंडित जी यह सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। उनके मन में डर और बेचैनी का तूफान उठने लगता है। अगर ऐसा है तो मैं उसे मिलने ही नहीं जाऊंगा। मंद मंद मुस्कुराते हुए कालवीर कहता है, होनी को कोई नहीं टाल सकता पंडित जी, होनी अटल है। अचानक पंडित जी के मित्र तेजी से आगे आ जाते हैं। पंडित जी इतने सालों बाद। जैसे ही पंडित जी के मित्र पास आते हैं, अचानक उनका चेहरा पीला पड़ जाता है और वह वहीं पे गिर पड़ता है। नहीं नहीं, तुम सही थे कालवीर। इस घटना से पंडित जी को गहरा पछतावा होता है, लेकिन अब कुछ नहीं बदला जा सकता। पंडित जी ने कालवीर से एक और सवाल किया। अच्छा, यह बताओ मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। यह सुनकर पंडित जी बुरी तरह घबरा जाते हैं। मन ही मन सोचने लगते हैं क्यों ना राजा की सहायता ली जाए, और तुरंत तेजी से वो अपने राज्य की ओर लौटते हैं और राजा के पास जाने का फैसला करते हैं। महाराज, मुझे यमदूत ने बताया है कि मेरी मृत्यु 6 महीने बाद दूसरे राज्य में होगी। सारी कहानी सुनकर राजा फैसला करते हैं कि पंडित जी को उनके महल में ही रखा जाए। तुम आज से मेरे महल में ही रहोगे। अब से तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है, लेकिन पंडित जी को नींद में चलने की आदत है। एक रात पंडित जी नींद में चलते हुए महल से बाहर निकल जाते हैं। चलते चलते वह एक दूसरे राज्य में चले जाते हैं और वहां के राजा के शयन कक्ष में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब राजा अपने शयन कक्ष में पंडित को देखता है तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ये कौन है जो मेरे शयन कक्ष में सोया है? गुस्से में राजा तुरंत ही उसे फांसी की सजा सुना देता है। महाराज सुनिए, मेरी कहानी सुनिए। जब राजा उसकी कहानी सुनते हैं तो उन्हें पंडित पे दया आ जाती है, लेकिन वह नियम को भी नहीं तोड़ना चाहते। तो राजा कहते हैं, धागे का फंदा बनाओ
ताकि इसकी मौत भी ना हो और न्याय भी हो जाए। राजा के कहने पर कच्चे धागे से फंदा बनाया जाता है, लेकिन जब फंदा खींचा जाता है वह टूट जाता है और उस धागे से पंडित जी के गले की नस कट जाती है। वह दर्द में चिल्लाने लगते हैं। कुछ समय बाद पंडित जी की मृत्यु हो जाती है। कालवीर आकाश को देखते हुए खड़े होकर कहता है, होनी को कोई नहीं टाल सकता पंडित जी, होनी अटल है।